Hello everybody, I am Swachest. Welcome you all on the platform of G-Centric. बाउंड्री कंडीशंस हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। दो मीडियम जो अगर हैं, हमने ये समझा था कि जो फील्ड्स होते हैं वो अलग अलग मटेरियल में अपना अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। क्या शो करते हैं वो अलग अलग डिफरेंस? अलग अलग मटेरियल्स के लिए एप्सिलॉन अलग अलग होता है, रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग मटेरियल के लिए क्योंकि अलग अलग होती है। अलग अलग मटेरियल के लिए कंडक्टिविटी भी अलग अलग होती है। कंडक्टिविटी यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दो मटेरियल्स हैं। बाउंड्री कंडीशंस होती क्या है? बाउंड्री कंडीशंस आर सम कंडीशंस व्हिच आर ऑलवेज फॉलोड एट द इंटरफेस। कहां पर? जो दो मीडियम है उनके बीच का जो इंटरफेस है, या आप इसको बाउंड्री भी बोल सकते हो, दोनों मीडियम के बीच का बाउंड्री, उस इंटरफेस पर, उस बाउंड्री पर ये कंडीशंस ऑलवेज फॉलोड होती हैं, हमेशा फॉलो होंगी। इन कंडीशंस को हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। अब ये कौन सी कंडीशंस होती हैं वही हम डिराइव करके रिजल्ट तक पहुंचेंगे और फिर उसके बाद उसको हमारे माइंड में हमेशा के लिए रख लेंगे। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ हमेशा फॉलो होती हैं तो कई जगह पर हमें ज़रूरत पड़ेगी इन कंडीशंस की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं दो मीडियम्स जो हैं वो दोनों के दोनों मीडियम, अगर ये कोई एक डाइलेक्ट्रिक है और ये कोई दूसरा भी कोई डाइलेक्ट्रिक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक डाइलेक्ट्रिक के साथ एक कंडक्टर हो दूसरा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एक तरफ फ्री स्पेस हो एक तरफ कंडक्टर हो, कभी ऐसा भी हो सकता है एक तरफ फ्री स्पेस हो एक तरफ डाइलेक्ट्रिक हो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो हम फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, दो डाइलेक्ट्रिक हैं दोनों के दोनों, तो हम डाइलेक्ट्रिक के साथ डाइलेक्ट्रिक का इंटरफेस हो उस केस में हम डिस्कस कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड, हम फील्ड की कंडीशंस फाइंड करना सीख रहे हैं ना, तो अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डिस्कस किया, मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड की क्या कंडीशंस होती है वो आगे समझेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो ये कंडीशंस को ऑलवेज फॉलो करता है ना। याद आ रहा है? ई डॉट डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रल इक्वल टू 0। याद आया? ये बनता था E from A to B E dot dl from plus B to A E dot dl VAB plus VBA VB एक दूसरे के नेगेटिव होते थे, रिजल्ट 0 आ जाता था। और इसी में आगे बढ़ के हम डेल क्रॉस E इक्वल टू 0 होता है, ये भी कहते थे मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। अब तो याद आ गया होगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडीशन को फॉलो करता ही करता है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती थी ऐसा फॉलो करती थी क्या? D dot ds क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मींस नेट आउट ऑफ फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। ये याद आ रहा है? गाउस लॉ जो होता था। और इसी में हम जब रो वी डी वी करते थे इधर इंटीग्रल, तो डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी आ जाता था। याद आ रहा होगा? मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स की ये कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये तो हर जगह पर फॉलो होती हैं। कहीं पे भी आप किसी भी क्लोज लाइन की बात करें, किसी भी क्लोज सरफेस की बात करें, ये फॉलो हो गया होगा। लेकिन हम कंडीशंस फाइंड करने जा रहे हैं बाउंड्री के लिए, तो हम बाउंड्री के बारे में बात करेंगे। अगर मैं इस कंडीशन को अप्लाई करना चाहता हूं, क्योंकि हर जगह पर फॉलो होगी तो बाउंड्री पर भी होनी चाहिए, तो मुझे एक क्लोज्ड लाइन चाहिए। तो एक मैंने मान ली क्लोज्ड लाइन, A to B, B to C, C to D एंड D to A क्लोज लाइन। मैं इसके लिए अप्लाई करने का ट्राई करूंगा उसका। मुझे क्लोज सरफेस चाहिए, इस कंडीशन को अप्लाई करना है। क्लोज सरफेस के लिए मैंने मान लिया एक सिलेंडर है इस तरीके से, उसका ये सिलेंडर का सरफेस, ये ऊपर का टॉप वाला सरफेस और ये बॉटम वाला सरफेस, ये क्लोज हो गया है। ये टॉप वाला सरफेस और ये बॉटम वाला सरफेस और ये सिलेंड्रिकल सरफेस, ये मिलकर के इस तरह से क्लोज हो गया है। इसका जो सरफेस का एरिया है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये A है, नीचे भी फिर A ही होगा, सिलेंडर है इस तरीके से, और जो हमारी बाउंड्री है उस पर भी ये कट कर रहा होगा, एक सरफेस बन रहा होगा, वो भी A ही होगा। इसका जो हाइट है ये H कंसीडर कर रहे हैं। ऐसे जो हमने ये क्लोज लाइन कंसीडर किया, इसकी जो ये लेंथ है ये L मान रहा हूं मैं, और जो हाइट है वो H कंसीडर कर रहा हूं। हम कंडीशंस वो अप्लाई करना चाह रहे हैं क्लोज लाइन के लिए और फिर क्लोज सरफेस के लिए। पहले क्लोज लाइन वाली अप्लाई करूंगा, लेकिन उससे पहले ध्यान से देखिएगा, हम बाउंड्री पर कंडीशंस फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। बाउंड्री से इस साइड में मीडियम 1 है, उस मीडियम 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 वेक्टर है। अब E1 वेक्टर है तो ये एक वेक्टर है, तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इसकी कुछ डायरेक्शन होगी, तो ये दिख रहा होगा कि भाई मैं कह सकता हूं इसकी डायरेक्शन वो है और इसका मैग्नीट्यूड ये है। जब ये मीडियम को पार करके हम बाउंड्री को पार करके जो हम सेकंड मीडियम पर पहुंच जाते हैं, तो हो सकता है सेम डायरेक्शन ही रहे सेकंड मीडियम में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E2, हो सकता है डायरेक्शन चेंज हो जाए। अभी मेरे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हालांकि मुझे तो नॉलेज है, मुझे सब कुछ पता है, ठीक है, लेकिन आपकी तरह मैं अभी अपने आप को मान के चलो कि मुझे नॉलेज नहीं है, सीखूंगा मैं भी आपके साथ, ट्राई करेंगे हम सीखने का। मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, किसी और डायरेक्शन में हो सकता है। अभी मैंने ऐसे तुक्के से मान लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में,
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। अच्छा, जो सेकंड मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, फर्स्ट मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, डायरेक्शन डिफरेंट कर ली, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे यहाँ पर जितना मैग्नीट्यूड था उसके बजाय यहाँ थोड़ा सा ज्यादा मैग्नीट्यूड है, कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। अभी नॉलेज नहीं है, अभी मैंने ज्यादा कंसीडर कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले देखना एक बार, ये इंटरफेस है, आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, ये इंटरफेस है। मैं इस वेक्टर को ऐसा कह सकता हूं क्या, दिस वेक्टर E1 वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, बोल ही सकता हूं मैं। E1 को ये दो पार्ट्स में ऐड करके बोल सकता हूं मैं, E1 इन दोनों का एडिशन। ये वाला जो पार्ट है ये हमारी इंटरफेस के पैरेलल चल रहा है क्या, टेंजेंशियल, मतलब इसलिए मैं बोल दूंगा ये E1 का हमारी इंटरफेस के टेंजेंशियल पार्ट है, इसलिए E1T बोल दे रहा हूं इसको। ये वाला जो पार्ट है हमारे इंटरफेस को नॉर्मली कट कर रहा है क्या, परपेंडिकुलरली, हाँ, इसलिए मैं इसको बोल दे रहा हूं E1 नॉर्मल पार्ट है, E1N। ठीक है, ऐसे ही इस E2 पर ध्यान दीजिएगा, इस E2 का को भी मैं कह सकता हूं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू E2 वेक्टर। ये वाला पार्ट हमारी इंटरफेस को टच कर रहा है, टेंजेंशियल है, E2T, और ये नॉर्मल है E2N। मैंने उन्हीं E1 और E2 वेक्टर्स को इस तरह से ब्रेक करके लिख दिया है। चलिए, सबसे पहले कंडीशन पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते, आगे बढ़ने के लिए मैं इसको अप्लाई करता हूं। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल E.dl मस्ट बी इक्वल टू 0। मैं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल को लाइंस जो है यहाँ पर इनमें ब्रेक कर दे रहा हूँ। AB वाले पार्ट के लिए लाइन इंटीग्रल प्लस नेक्स्ट BA वाले पार्ट के लिए लाइन इंटीग्रल, नेक्स्ट BC, सॉरी BA नहीं BC, नेक्स्ट CD वाले पार्ट के लिए लाइन इंटीग्रल, नेक्स्ट DA वाले पार्ट के लिए लाइन इंटीग्रल। इन सब लाइंस के लिए जो इंटीग्रल्स हैं इनको ऐड करेंगे तो क्लोज लाइन इंटीग्रल बनेगा और वो 0 है, कंडीशन ये है। चलिए, सबसे पहले AB वाले पार्ट के लिए देखते हैं। AB वाले पार्ट के लिए अगर आप देखोगे तो हमारा जो E होगा वो E2 होगा या E1 होगा, मेरा क्वेश्चन ये है। AB, क्योंकि AB तो फर्स्ट मीडियम में है तो इसलिए फर्स्ट मीडियम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फर्स्ट मीडियम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा मींस E1 होगा, तो इस E की जगह E1 लिख सकता हूं मैं AB के लिए लिखूं तो, और E1 की जगह भी मैं लिख सकता हूं E1T प्लस E1N। तो एक बार मैं AB को अलग से समझ रहा हूं, एक बार E1T प्लस E1N वेक्टर डॉट DL ये लिख रहा हूं मैं AB वाले पार्ट के लिए। अब ध्यान से देखना, AB वाली लाइन जो है उसमें जो DL की डायरेक्शन है वो ये है। DL का डायरेक्शन तो ये है, E1 में से E1T का डायरेक्शन भी यही है, इसलिए इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट में cos 0 आ जाएगा। लेकिन E1N और DL का डायरेक्शन जो है इनके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, देखना E1N ऐसे, और L जो आ रहा है हमारी AB वाले के लिए DL वो इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री पर होगा तो डॉट प्रोडक्ट में cos 90 तो क्या होता है, 0 हो जाएगा, इसलिए 0 हो जाएगा तो मैं उसको छोड़ ही दूं फिर। तो अब कौन सा आ जाएगा, केवल E1 में E1T प्लस E1N में से केवल E1T रह जाएगा, तो आप ऐसे कह सकते हो ये रह जाएगा E1T, और डॉट पर कर रहे थे इसलिए E1T का मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने, DL का मैग्नीट्यूड लिख दिया, साथ में cos ऑफ 0 इज 1 ये लिख दिया मैंने, प्लस ऐसे। अब नेक्स्ट BC वाले पार्ट के लिए आप देखोगे तो BC के दो पार्ट है, मैं BC को कह सकता हूँ फर्स्ट मीडियम में भी आ रहा है, कुछ पार्ट सेकंड मीडियम में भी आ रहा है, तो मैं इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर ले रहा हूँ, B से लेके X तक, देन X टू C। अगर B टू X की बात करें तो E1 आएगा, E1 आएगा तो E1T और E1N आएगा, E1T और लाइन 90 डिग्री पर है, cos 90 0, भूल जाओ उसको। E1N और लाइन सेम डायरेक्शन में cos 0 मींस 1 के साथ आ जाएगा, तो ये E1N DL ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट X से C तक अगर देखें, X से C, XC वाले लाइन के देखें तो E1 नहीं बल्कि E2 आएगा, और E2 आएगा तो E2 के लिए भी आप समझ सकते हो E2T प्लस E2N, E2T और जो XC है परपेंडिकुलर है नहीं रहेगा कुछ, E2N और XC सेम डायरेक्शन में, समझ में आएगा बात। E2T तो ऐसे आ रहा था और ये X से ऐसे जा रहा था, दोनों के डॉट प्रोडक्ट में cos ऑफ 90 होकर के खत्म। E2N और XC ऐसे आ रहा है सेम डायरेक्शन में, इसलिए 0 cos ऑफ 0 मींस 1 होकर के आ जाएगा, तो ये बनेगा E2N और DL। ये BC के दोनों पार्ट्स को हमने समझ लिया। नेक्स्ट CD वाले पार्ट सेगमेंट के लिए देखेंगे। CD में लेंथ की डायरेक्शन ऐसे है और CD E2 आएगा, E2 में E2T और लेंथ जो आ रही है दोनों एक जैसी डायरेक्शन में नहीं है बल्कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, cos 180 आएगा। डॉट प्रोडक्ट जब कर रहे होंगे आप E2T और E2N तो E2T और DL के बीच में cos 180 मींस नेगेटिव होकर के आ जाएगा, तो मैं इसको नेगेटिव करके बोल दे रहा हूं। और जो E2N है
और ये जो DL है ये तो 90 पर है, ये रहेंगे नहीं, तो इसलिए E2T के साथ तो नेगेटिव आ जाएगा और E2N 0 होकर के आएगा, cos ऑफ 90 इज 0, तो इसलिए उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, छोड़ दिया मैंने। समझ में आएगा बात? ऐसे अब DA समझते हैं। DA के भी दो पार्ट हैं, D से लेके Y तक और Y से लेके A तक। तो D से लेके Y तक अगर हम देखें dy, तो ये बनेगा, देखना DL की डायरेक्शन ऐसे और सेकंड मीडियम में dy, तो इसलिए E2T के साथ और E2N के साथ देखोगे, E2T की डायरेक्शन और D ये तो परपेंडिकुलर है, cos 90 छोड़ दो फिर उसको, E2N और ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो cos 180 मींस नेगेटिव हो के आएगा। तो नेगेटिव हो के आएगा। मेरा क्वेश्चन वापस है, कौन सा आएगा नेगेटिव? E2, क्योंकि dy E2 में E2T या E2N समझ में आ गया होगा, E2N, तो ये बनेगा E2N DL प्लस, अब Y2A अगर आप कहोगे YA, तो अगेन E1 या E2, YA तो फर्स्ट वाले मीडियम में, नीचे वाले मीडियम में E1, और E1 का E1T तो 90 डिग्री एंगल पर है, तो E1T आएगा या E1N आएगा, E1N आएगा, और E1N और ये जो हमारा E1N था वो ऊपर आ रहा था और लाइन ऐसे आ रही थी, तो cos 180 ओके, इसलिए ये भी नेगेटिव आएगा, माइनस ऑफ E1N DL इक्वल टू 0। क्लियर हो गए? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम फर्स्ट वाले इंटीग्रल को, जो ए बी वाले सेगमेंट के लिए था, तो आप कह सकते हो E1T तो फिक्स रहेगा पूरे ए से लेके बी तक में, ए बी में जो लेंथ है उसके छोटे छोटे पार्ट को ऐड करके E1T को बाहर निकाल के लिख दो। इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, और छोटे छोटे पार्ट्स को अगर आप ऐड करोगे इसके छोटे छोटे पार्ट्स को, तो टोटल लेंथ L बन जानी चाहिए ना। E1T तो फिक्स रहेगा इसलिए कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ बन जाएगा ए बी का लेंथ जो L है, तो ये बन जाएगा E1T इंटू L। नेक्स्ट BC के नीचे वाले पार्ट के लिए क्या बन जाएगा? BC के नीचे वाले पार्ट के लिए BX के लिए E1N बाहर निकालूंगा, लेंथ बन जाएगी, और ये लेंथ h/2 ऐसा कह सकता हूं, तो ये बन जाएगा प्लस E1N h/2। ऊपर वाले पार्ट के लिए E2N h/2 बन जाएगा, E2N h/2। CD वाले पार्ट के लिए E2T नेगेटिव के साथ आ रहा था ना, ये कहाँ गया, ये रहा, और E2T बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ DL मींस लेंथ, और ये लेंथ तो AB की लेंथ के बराबर CD की लेंथ है, तो माइनस ऑफ E2T L ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट अगर इस वाले ऊपर वाले पार्ट के लिए देखोगे तो E2N h/2 बट विद नेगेटिव, नीचे वाले पार्ट के लिए E1N h/2 बट विद नेगेटिव, तो बनेगा माइनस ऑफ E1N h/2 माइनस E2N h/2 इक्वल टू 0। अब यहां पर आप देखो तो ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, रह गया E1T इंटू L माइनस E2T इंटू L, L कॉमन आउट ले रहा हूं मैं, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 है तो E1T माइनस E2T इक्वल टू 0, E1T माइनस E2T इक्वल टू 0 मीन्स E1T इक्वल टू E2T, ये बन करके आया। ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है जो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फॉलो करेंगे। क्या मतलब निकल रहा है इस बाउंड्री कंडीशन का? इस बाउंड्री कंडीशन का मतलब ये निकल रहा है कि जो इंटरफेस है उसके इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा और उस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, उनके बारे में तो नहीं पता हमें, लेकिन दोनों साइड के इलेक्ट्रिक फील्ड के जो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स होंगे वो सेम होने चाहिए। E1T कहीं छोटा ना रह जाए, E2T ज्यादा नहीं हो जाए कहीं, या E2T कम ना रह जाए, E1T ज्यादा ना हो जाए, दोनों सेम होने चाहिए। मुझे तो नॉलेज नहीं थी, मैंने तो ऐसे कर दिया। क्या मैंने सही किया है? देखिएगा, गौर करिएगा, क्या मैंने E1T और E2T सेम रखा है? नहीं रखा, इसलिए मैंने गलत किया है। अगर मैंने गलत किया है तो अब तो पता चल गया मेरे को, अब तो मैं इसको करेक्ट कर लूं, ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए, यहां नहीं जाना चाहिए। अब यहां नहीं जाना चाहिए इसका मतलब ऐसे तो हो सकता था, या यहां अगर इसी डायरेक्शन में जाना है तो ऐसे होगा, या किसी और डायरेक्शन में जाना है ऐसे भी जा सकता है, बट ये इतना नहीं होना चाहिए। अभी पूरी नॉलेज नहीं है, अभी तक तो मैं इसी डायरेक्शन में लेके जा रहा था, इसलिए मैं अभी तो इसी को पकड़ के रखता हूं, ठीक है, तो मैं ऐसे मान ले रहा हूं। अब E1 E2N के बारे में पता नहीं मेरे को, E1T और E2T तो सेम होने चाहिए, हमें समझ में आ गया। अगर E1N E2N से ज्यादा होना चाहिए तो ये फॉलो हो रहा होगा। अब ये हमें E1N और E2N में क्या रिलेशनशिप होता है ये समझ करके पता चल पाएगा, लेकिन फर्स्ट कंडीशन जो है वो निकल के आ गया हमारे सामने। आप इस डेरिवेशन को पॉज लेकर के समझ करके लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, और उसके बाद कंडीशन क्या बन के आती है उस पर ध्यान दें अगर हम, तो कंडीशन ये बन के आ रही है, टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ साइड्स ऑफ इंटरफेस और बोथ साइड्स ऑफ बाउंड्री इज ऑलवेज सेम। क्लियर हुआ होगा बातें? आगे देखते हैं हम। ये हमने जो
फर्स्ट एक कंडीशन होती थी ई डॉट डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रल इक्वल टू 0, इसको सॉल्व किया तो ये बन गया है। अभी ये और रह गया डी डॉट डी एस इक्वल टू चार्ज एंड क्लोज। हो सकता है इससे दूसरी कोई और कंडीशन आ जाए तो हम जहाँ पे फंसे हुए हैं कि ये ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, हो सकता है वो भी सॉल्व आउट हो जाए। चले तो उसको सॉल्व करके देखते हैं अभी। चले तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम डी डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एन क्लोज्ड अप्लाई करने के लिए हमारा जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उसकी 3 सरफेसेस में इस क्लोज सरफेस को ब्रेक कर दे रहा है। कौन कौन सी, एक तो ये टॉप वाली सर्कुलर सरफेस, एक ये बॉटम वाली सर्कुलर सरफेस और एक ये सिलेंड्रिकल सरफेस। ठीक है, चलिए इक्वल टू चार्ज एंड क्लोज्ड तो हो गई है। चार्ज एंड क्लोज्ड, कौन सा चार्ज एंड क्लोज्ड, जो हमने सिलेंडर कंसीडर किया है उसके अंदर जो भी चार्ज भरा हुआ है। ठीक है, अच्छा देखिएगा, सबसे पहले हम टॉप वाले सरफेस की बात करते हैं। टॉप वाले सरफेस में सरफेस की डायरेक्शन, सरफेस अगर मैं सिलेंडर कंसीडर कर रहा हूँ, सरफेस की डायरेक्शन तो सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती है ना, तो ऊपर वाले सरफेस में सरफेस का डायरेक्शन ds का डायरेक्शन ये होगा। बॉटम वाले सरफेस में सरफेस का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो रहा होगा। और जो ये वाला सरफेस है इसमें किस जगह पर है अकॉर्डिंगली सरफेस का डायरेक्शन चारों तरफ में, इस तरफ है तो इस तरफ है, ऐसे आ रहा होगा। जो एरो कैप वाली डायरेक्शन होती थी, याद आ रहा होगा ना आपको, उस डायरेक्शन में होगा ये। ठीक है, अगर मैं टॉप वाले सरफेस की बात करूं, सबसे पहले टॉप वाला पार्ट ही मैंने डिस्कस किया है, तो फिर ऊपर वाले मीडियम में बात करनी चाहिए किसकी, डी की। लेकिन बना के क्या छोड़ा हुआ है मैंने, ई और डी में क्या रिलेशनशिप होता था, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ ई। ई वेक्टर की सेम डायरेक्शन में होगा, डी वेक्टर बस कुछ मल्टीपल और हो क्या आएगा एप्सिलॉन। इसलिए आप कह सकते हो जिस भी डायरेक्शन में आपने ई कंसीडर किया उसी डायरेक्शन में डी दिख रहा होगा। तो आप अपने माइंड में ये थोड़ा सा सोच लेना कि ये डी नहीं बल्कि ये ई नहीं बल्कि क्या लिखा हुआ है, आपने माइंड में सोच लेना बैक ऑफ द माइंड कि ये डी है। यहाँ पर अगर ये D2 है तो ये D2T और D2N होगा, ये भी D है, D1 है मीन्स ये D1T और D1N होगा। ऐसे आप ना बैक ऑफ द माइंड में समझ लेना, मैं वापस से बना के नहीं बता रहा हूँ, आप खुद समझ लेना कि ये D है, ई नहीं है, क्या है, डी है। चलिए तो सबसे पहले टॉप वाले सरफेस की बात करते हैं। तो टॉप वाले में D2 होगा और D2 के लिए D2T और D2N होंगे। D2T और सरफेस की डायरेक्शन देखिए, D2 की डायरेक्शन तो ये होगी, समझ जाए ना, इसके करस्पॉन्डिंग D2 की डायरेक्शन ये और सरफेस ऊपर इस तरफ जा रहा है 90 डिग्री cos 90, भूल जाओ डॉट प्रोडक्ट में। नेक्स्ट D2N की डायरेक्शन और सरफेस की डायरेक्शन सेम है, तो इसमें D में D2N और सरफेस से रिजल्ट बन के आएगा क्या, D2N ds और cos ऑफ सेम एंगल है ना, cos ऑफ 0 इज 1। ऐसे बॉटम वाले सरफेस के लिए देखें, बॉटम वाले सरफेस के लिए कौन सा होगा, D1, क्योंकि फर्स्ट मीडियम में आ रहा है ना, D1 में D1T और सरफेस ऐसे नीचे जा रहा है, D1T ऐसे जा रहा है 90 डिग्री पर, भूल जाए। D1N ऊपर ऐसे जा रहा है और सरफेस ऐसे नीचे जा रहा है, ये 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर तो एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएंगे, तो बॉटम में इसलिए माइनस होकर के आएगा D1N ds cos 180 होकर के नेगेटिव कर दिया मैंने। अब बात आती है सिलेंड्रिकल सरफेस की, ध्यान से सुनिएगा आप एक बार। भाई कौन सी कंडीशन फाइंड करने जा रहे थे हम, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन मतलब वो कंडीशन जो कहां पर हो, बाउंड्री पर हो। बाउंड्री पर हो या ऊपर भी थोड़ा सा आगे जाके बात कर सकते हो आप, या नीचे भी थोड़ा सा आगे जाके बात कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते। जब आप बोल लो बाउंड्री कंडीशन तो हम बिल्कुल बाउंड्री पर बात करेंगे। अब बाउंड्री पर बात करेंगे तो हम तो यहाँ पर बहुत आगे नीचे ऊपर जा रहे हैं, नहीं हम बहुत आगे नीचे या ऊपर नहीं जा रहे, बहुत आगे नीचे या ऊपर नहीं जा रहे सरफेस में, बल्कि हम h/2 ऊपर जा रहे हैं और h/t नीचे जा रहे हैं। और अगर h बहुत कम है, टेंड्स टू 0 है, तो हम इसका मतलब बाउंड्री पर ही है। तो हमारा जो ये कंडीशंस फाइंड कर रहे हैं उसमें ये एक बाउंडेशन है, ये जरूरी है, ये कंडीशंस है कि h जो है वो टेंड्स टू 0 है, जिससे कि हम बाउंड्री पर ही आ जाएं, इसलिए बाउंड्री पर कंडीशंस बन के आए। अब आप देखिएगा एक बार, एक सिलेंडर है, ये है वो सिलेंडर, समझ लीजिएगा। ये मेरा मार्कर जो है ये सिलेंडर है, मुझे इसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, मुझे तो कैसी रखनी है, कम रखनी है, h टेंड्स टू 0 रखना है। मैं इसकी हाइट कम करूंगा तो ऐसे आ जाएगा, ये कम, अब ये कम हाइट का सिलेंडर हो गया। मुझे इसकी हाइट और कम करनी है, तो इसकी हाइट अगर मैं कम करते 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 अगर 0 कर दूंगा, फिर तो वो सिलेंडर नहीं, एक चकती टाइप से डिस्क जिसको आप बोलते हो, CD जो होती थी, CD DVD, ठीक है, कुछ उस तरह का बन जाएगा। अगर उस तरह का बन जाए तो CD या DVD का ऊपर वाला सरफेस सर्कल नजर आता है, नीचे वाला सरफेस नजर आता है, टॉप और बॉटम वाला, लेकिन ये वाला जो सरफेस होता है ये नेग्लिजिबल होता है। अगर ये सरफेस ही नेग्लिजिबल है तो ऐसा सरफेस जो नेग्लिजिबल है उसके रेस्पेक्ट में किसी का भी इंटीग्रल करो, क्या होगा, नेग्लिजिबल मींस 0। तो आप कह सकते हो ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा। रीजन आप नोट्स बना रहे हो तो मेंशन कर सकते हो, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड बाउंड्री कंडीशंस, सो any closed surface or closed line must be both side of the boundary but with h tends to 0.
सो इंटीग्रल ऑफ सो सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया विल बी 0, so इंटीग्रल ऑफ डी वेक्टर फॉर सिलेंड्रिकल सरफेस विल बी 0। चलिए ये 0 हो गया, इक्वल टू की बात कर रहे हैं हम। इक्वल टू में अब हमें क्या चाहिए, इक्वल टू हमें चाहिए चार्ज एनक्लोज। मैं इसके अंदर चार्ज एनक्लोज की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर अगर मैं चार्ज बात करूं तो ऊपर में चार्ज भरा हो सकता है, नीचे में चार्ज भरा हो सकता है, लेकिन ऊपर और नीचे जा ही नहीं रहा, ये नेग्लिजिबल है। तो एक्चुअल में इसमें जो चार्ज भरा होगा, अगर मैं ये सर्कल है इसकी हाइट को कम करते करते ऐसे कर दूं तो बाउंड्री को ही कवर कर पा रहा होगा। ये मान लो इंटरफेस है, आप समझिएगा ये इंटरफेस है, एक सिलेंडर है इस तरीके से, ये रहा ये सिलेंडर, ये दिख रहा होगा। अगर इसकी हाइट टेंस टू 0 हो जाए तो ये यहीं पर चिपक जाएगा ना, फिर तो ये नीचे झुकते झुकते यहाँ चिपक जाएगा। तो इसके अंदर जो एनक्लोज चार्ज होगा वो इस सरफेस पर अगर कोई चार्ज हो सकता था, इस सरफेस पे अगर कोई चार्ज बिखरा होगा तो उसका कुछ पार्ट कवर हो रहा होगा। तो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज कौन सा हो सकता है, अगर ये बाउंड्री जो है इस पे कुछ चार्ज हुआ तो वो एनक्लोज होगा। बाउंड्री के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा, क्योंकि h टेंस टू 0 है। तो एनक्लोज चार्ज मींस बाउंड्री पर जो चार्ज हो सकता है बाउंड्री पर चार्ज ही ना हो सकता है बाउंड्री पर चार्ज हो, दोनों मटेरियल्स की। अगर बाउंड्री पर चार्ज है तो बाउंड्री की सरफेस पर चार्ज हुआ, अगर बाउंड्री पर चार्ज है तो उसके यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसको आप सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। यूनिट क्या होगा उसका, कूलाम पर मीटर या कूलाम पर मीटर स्क्वायर या कूलाम पर मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया में चार्ज की बात कर रहे हैं। तो मैं चार्ज एनक्लोज्ड कहूं कि अगर सरफेस पर चार्ज है और चार्ज डेंसिटी है रो एस कूलाम पर मीटर स्क्वायर, तो ये तो हुआ रो एस 1 मीटर स्क्वायर में चार्ज, लेकिन हमारा एनक्लोज्ड सरफेस कितना है, ए एरिया का, तो रो एस इंटू ए हो जाना चाहिए। क्लियर हुआ होगा बात। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं अभी हम। चलिए इसको देखेंगे, अगर हम टॉप वाले सरफेस पर देखेंगे तो टॉप वाले सरफेस में डी तो सेम रहेगा फिक्स, भाई इस वाले मीडियम में आप कहां पर हो, बाउंड्री पर हो, बिल्कुल ऊपर तो बहुत दूर ऊपर गए नहीं हम, बाउंड्री पर है तो हर जगह पर सेम ही होना होगा ना। तो बाउंड्री में इस सरफेस में किसी भी जगह पर चले जाओ डी फिक्स होगा, डी आउट कर ले रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मतलब छोटे 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 पार्ट्स को ऐड करना है हमें सरफेस के, तो टोटल एरिया ए बन जाएगा। तो आप कह सकते हो d2n इंटू ए बन जाएगा, माइनस ये d1n इंटू ए बन जाएगा, इक्वल टू है रो एस इंटू ए कॉमन आउट लें तो ये बन जाएगा d2n माइनस d1n इक्वल टू रो एस। ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन आ गई। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन ये आई थी, सेकंड बाउंड्री कंडीशन ये आ गई। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंगली दोनों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टेंजेंशियल कंपोनेंट सेम होता है। सेकेंड बाउंड्री कंडीशंस के हिसाब से नॉर्मल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, दोनों साइड में नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, ये डी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी सेम नहीं होते, बल्कि उनका डिफरेंस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है, सरफेस पर चार्ज डेंसिटी के इक्वल। अगर ऐसा हो कि सरफेस चार्ज फ्री हो, स्पेशल केस की बात कर रहा हूं मैं, स्पेशल केस क्या लेके चल रहा हूं मैं, इफ सरफेस इज चार्ज फ्री। अगर सरफेस चार्ज फ्री होगा तो चार्ज डेंसिटी रो एस 0 हो जाएगा, रो एस 0 हो जाएगा तो आप बोल दोगे d1n इक्वल टू d2n। अगर आपको कभी क्वेश्चंस में, भाई बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन करके आते हैं, अगर आपको आगे कभी क्वेश्चंस में बाउंड्री पर सरफेस चार्ज क्या है, कितनी डेंसिटी का नहीं गिवन है, तो बाय डिफॉल्ट ध्यान समझिएगा, बाय डिफॉल्ट यही लेकर के चलना है आपको, सरफेस को चार्ज फ्री लेकर के चलना है। और अगर बाय डिफॉल्ट सरफेस को चार्ज फ्री लेकर के चलेंगे तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मींस ई के तो टेंजेंशियल कंपोनेंट्स दोनों तरफ सेम होता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी मींस डी के नॉर्मल कंपोनेंट्स दोनों तरफ सेम होता है। लेकिन मैंने डायग्राम में डी बनाया हुआ है, ई बनाया हुआ है, आपने इमेजिन तो कर लिया था अकॉर्डिंगली डी, लेकिन अभी जो डायग्राम बना हुआ है वो ई बनाया हुआ है, तो इसी को ई की फॉर्म में, डी को ई की फॉर्म में रिलेट कर सकते हैं, डी इक्वल टू एप्सिलॉन ई। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो एप्सिलॉन 1 ऑफ E1n इक्वल टू d2n, मतलब दूसरे वाले मीडियम का एप्सिलॉन, दूसरे वाले मीडियम का एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन 2 इंटू E2n। यहां से आप ऐसे कह सकते हो क्या E1t E2t सेम थे, E1n E2n सेम होंगे, बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 सेम होते तो कह सकते हैं, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 सेम हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तरीके के मीडियम है, अलग अलग मीडियम का एप्सिलॉन भी अलग अलग होगा। तो आप कह सकते हो E1n और E2n सेम नहीं होंगे, E1 और E2n सेम नहीं होंगे, क्यों, बिकॉज एप्सिलॉन 1 नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन 2, डिफरेंट मीडियम्स का एप्सिलॉन डिफरेंट है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों तो सेम होता है, अगर ये दोनों भी सेम हो जाते फिर तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाता, लेकिन कंक्लूजन क्या निकल गया, सेम नहीं होता है, इसलिए सेम नहीं लिया, या तो ज्यादा होता तो ऐसे आ रहा होता, या कम है तो ऐसे आ गया है।
अब ये तो समझ में आ गया हमें कि सेम नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा का कौन सा होगा, कम कौन सा होगा, वो यहाँ से समझ सकते हो आप। ध्यान से देखना, दोनों साइड के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अगर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से ज़्यादा हुआ तो बराबर रखने के बैलेंस होने के लिए E1n कम होगा, E2n ज़्यादा होगा। और अगर एप्सिलॉन 2 ज़्यादा हुआ तो बैलेंस रखने, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 1 से ज़्यादा हुआ तो बैलेंस रखने के E2n कम होगा। तो अभी वाले केस में अगर मैं बना रहा हूँ इस तरह का, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 सेम तो होंगे नहीं, सेम होते तो फिर मैं भी इसको बराबर बना देता, बल्कि कौन सा ज़्यादा कौन सा कम रहा होगा, इस डायग्राम जो मैंने बनाया, जो व्यू मैंने बनाया, उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन अराइज कर रहा हूं मैं। तो आप सीधी सी बात कहोगे E2n कम नजर आ रहा है ना आपको E1n से, इसका मतलब एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1 रहा होगा। इस केस में एप्सिलॉन 2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1 रहा होगा, लेकिन कभी एप्सिलॉन 2 लेस देन एप्सिलॉन 1 होता तो फिर ये इस तरह से आ जाता। क्लियर हुए के बाद, तो इसका मतलब हम ये दूसरी साइड में जो सेकंड मीडियम है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा होगा, वो रिलेशनशिप जो E1n E2n का है वो उससे समझ सकते हैं। तो मैं एक बार दोनों बाउंड्री कंडीशंस का स्टेटमेंट लिखवा देता हूं, लिख लीजिएगा आप। टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बोथ साइड ऑफ द बाउंड्री आर सेम। इसी को दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकता है। आप जानते होंगे ना कोई फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कब है और कंटिन्यूस फंक्शन कब नहीं है, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने। अगर y इक्वल टू कोई फंक्शन ऑफ x है, एक पॉइंट x इक्वल टू a पर, हम बोलते हैं कंटिन्यूस होगा, ऐसे दिख रहा है तो कंटिन्यूस होगा। एक पॉइंट x इक्वल टू b पर हम बोलते हैं कंटिन्यूस नहीं होगा अगर ऐसे दिख रहा हो तो। अगर कहीं किसी पॉइंट पर सडन चेंज आ रहा हो, मींस लेफ्ट हैंड साइड से देखें वैल्यू और राइट हैंड साइड से देखें वैल्यू सेम नहीं आ रही हो, सडन ऊपर नीचे हो गया, तो हम बोलते हैं कंटिन्यूस नहीं है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से जाकर के देखें वैल्यू या राइट हैंड से आके देखें वैल्यू सेम हो तो हम बोलते हैं कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ है, बाउंड्री के इधर से आके देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट, या उधर से आके देखो, इधर से आके देखना मतलब E1t देखो, उधर से आके देखना मतलब E2t देखो, सेम ही है। तो आप कह सकते हो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज एट द बाउंड्री आर कंटिन्यूस, लेकिन नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर नॉन कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, और ऐसे आप बोल सकते हो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी आर नॉन कंटिन्यूस विद द वैल्यू ऑफ रो एस, लेकिन रो एस 0 तो आप इनके लिए भी कंटिन्यूस ऐसा बोल सकते हो, D1n D2n से हमारा है। बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं बोले तो आप ऐसा लेके रखोगे, तो आप कह सकते हो चार्ज कितना है बाउंड्री पर उस पर डिपेंड करेगा, इसकी कंडीशन के बारे में अगर कहें तो। दोनों कंडीशंस क्लियर हुई होंगी। अब एक चीज और यहां पर हम क्लियर करते चलते हैं। अगर मेरा जो फर्स्ट मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो हमारी जो इंटरफेस है उसका नॉर्मल, इंटरफेस के नॉर्मल ऐसे डायरेक्शन बनेगा ना, उस नॉर्मल से किसी एंगल पर आ रहा है ऐसे कुछ, ये एंगल कम ज्यादा हो सकता है, तो ये एंगल जो है इसको मैं θ1 कंसीडर कर रहा हूं। उसी नॉर्मल से सेकंड मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है वो कुछ और एंगल पर जा रहा हो सकता है, सेम पर भी हो सकता है, कम पर भी हो सकता है, उसमें जो एंगल है वो मैं θ2 कंसीडर कर रहा हूं। θ1 और θ2 सेम कब होते हैं? जब ये E2n E1n के इक्वल होता, जो तो हो नहीं सकता कभी एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 के इक्वल नहीं होते क्योंकि अलग अलग मीडियम में। तो θ2 θ1 से ज्यादा होगा, कभी ये कम भी हो सकता है। अगर E2n ज्यादा बन रहा होता E1n से तो ये थीटा कम भी हो रहा हो सकता है। तो अब हम नेक्स्ट समझने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स θ1 एंड θ2। क्लियर हुआ होगा? चलिए समझते हैं इसको। तो θ1 θ2 का रिलेशनशिप समझने जा रहे हैं हम। ये दो कंडीशंस तो आएगी हमें, E1t E2t सेम होता है, D1n D2n सेम होता है, हम चार्ज फ्री मान करके चल रहे हैं, तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में ऐसा। अच्छा आप ध्यान से देखिएगा ना, जो E1t है और E1n है वो E1 के ही कंपोनेंट्स है ना। E1 का अगर मैं cos ऑफ θ1 से मल्टीप्लाई करूं, cos θ1 से, आपको पता है ना ये एक लाइन जा रही है, ये एंगल थीटा है, अगर मैं cos ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो इसका ये प्रोजेक्शन आ जाता है। तो cos ऑफ θ1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, और sin ऑफ थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो सामने वाला साइड आ जाता है। sin ऑफ θ1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो E1t आ जाएगा। E1t क्या है इसका मतलब? E1 इंटू साइन θ1 या cos θ1, sin θ1। तो आप बोलोगे E1t मीन्स E1 sin θ1। डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहा मैं, मैग्नीट्यूड्स लेके चला हूं, डायरेक्शंस तो हमें समझ में आती हैं क्या है। ठीक है, E2t ऐसे ही समझे आप, तो देखना ये θ2 है, दिख रहा होगा ये θ2 है। आप कह सकते हो क्या ये और ये पैरेलल लाइंस है? अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये जितना एंगल होता है ये एंगल होगा, ये कितना एंगल होगा, इसका मतलब θ2 एंगल होगा। अगर ये θ2 एंगल होगा तो
E2 इंटू साइन थीटा टू करना होगा ना E2t को फाइंड करने के लिए, तो E2t मीन्स E2 साइन थीटा टू। चलिए अब यहां पर देखना है एप्सिलॉन 1 E1n मतलब E1 इंटू कॉस से मल्टीप्लाई करोगे, E1 कॉस थीटा 1 एप्सिलॉन 2। E2n मीन्स E2 ये था E2 इंटू कॉस थीटा 2 कहोगे, E2 कॉस थीटा 2। ये दो इक्वेशंस जो आ रही हैं, मैं इसको इक्वेशन ए बोल दे रहा हूं, इसको इक्वेशन बी बोल दे रहा हूं। अब इक्वेशन ए में इक्वेशन बी को डिवाइड करें, अगर हम ए बाय बी कर रहा हूं अगर मैं, तो देखना ऐसा होगा E1 sin थीटा 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन 1 E1 sin थीटा 1, E1 कैंसिल आउट, sin थीटा 1 बाय cos थीटा 1 इज tan थीटा 1। साथ में और कुछ रह गया क्या? E1 तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन एप्सिलॉन 1 तो रह जाएगा, डिवाइड में एप्सिलॉन 1 इक्वल टू ये sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा 2, E2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाय एप्सिलॉन 2। यहां से आ जाएगा tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 इक्वल टू एप्सिलॉन, ये सॉरी एप्सिलॉन 2 था, एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2। क्लियर हुआ है? मींस ये एंगल्स का रिलेशनशिप ये समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखना, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, tan 0 का क्या वैल्यू होता है? tan 0 डिग्री का आपको याद आ रहा होगा, 0 ही तो होता है। और tan 90 का, tan π/2 का वैल्यू क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। और tan बीच की बात करें, π/4 की बात करें, tan π/4 वैल्यू 1 होता है। tan 0 से tan 20 30 40 ऐसे बढ़ते बढ़ते 45 तक गया तो 0 से 1 हो गया, 45 से बढ़ते बढ़ते 60 70 75 80 ऐसे पहुंचे पहुंचते इनफाइनाइट हो गया। मींस tan में थीटा बढ़ने के साथ वैल्यू 0 से बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसमें केस कंसीडर करके चलता हूं, फर्स्ट केस इफ एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2, इसका मतलब ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आएगा। एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 से ज्यादा हुआ तो ये रेशियो ग्रेटर देन 1 तब आ सकता है जब tan थीटा 1 tan थीटा 2 से ज्यादा हो। tan थीटा 1 tan थीटा 2 से ज्यादा कब होगा? tan की वैल्यू थीटा बढ़ने के साथ वैल्यू बढ़ती है ना, तो tan की वैल्यू ज्यादा इसलिए हो रही होगी क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 से ज्यादा हो रहा हो, तो थीटा 1 थीटा 2 से ज्यादा होगा एप्सिलॉन 1 अगर एप्सिलॉन 2 से ग्रेटर है, तो इस केस में थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 होगा। और अगर ऐसा हो गया कि एप्सिलॉन 1 लेस देन एप्सिलॉन 2 हुआ, तो आप कहोगे ये लेस देन 1 वैल्यू आएगी। ये लेस देन 1 आएगी मींस tan थीटा 1 tan थीटा 2 से कम आ रहा होगा, tan थीटा 1 tan थीटा 2 से कम है मींस थीटा 1 थीटा 2 से कम आ रहा होगा। तो आप कह सकते हो जिस साइड का एप्सिलॉन ज्यादा उस साइड का एंगल थीटा भी ज्यादा। हमने जो डायग्राम बनाया था वो एक कंक्लूजन समझा था, जिस साइड का एप्सिलॉन ज्यादा उस साइड का थीटा ज्यादा। देखना एप्सिलॉन 2 ज्यादा में थीटा ज्यादा भी दिख रहा है ना, तो वो भी इस चीज से जस्टिफाई हो गया है, तो रिलेशनशिप्स ऑफ एंगल भी क्लियर हुआ होगा। अभी हमने ये बाउंड्री कंडीशंस फाइंड की दो डायइलेक्ट्रिक मीडियम्स के लिए। अगर ये सब क्लियर हो गया तो और बाकी केसेस सिंपल हो गए हैं। अब समझ में अगर आ गया हमें तो वो बाकी केसेस भी इसी लेक्चर में कवर करते चलते हैं। नेक्स्ट हम समझने जा रहे हैं डायइलेक्ट्रिक का कंडक्टर के साथ अगर इंटरफेस बन रहा हो तो क्या कंडीशन बनेगी, देखिएगा। चलिए तो हम इंटरफेस के नीचे की साइड कंडक्टर कंसीडर कर रहे हैं, ऊपर डायइलेक्ट्रिक मटेरियल ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। पिक्चर तो यहाँ के कोई क्लियर है ही नहीं, वही मैं मान ले रहा हूँ कि इसमें E1 है जिसका E1n पार्ट है, ये E2 इधर में है जिसका E2t E1t के इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डायरेक्शन कुछ अलग ऐसे कुछ भी हो सकती है, क्योंकि दो कंडीशन फाइंड करनी है तो वही क्लोज लाइन और क्लोज सरफेस कंसीडर कर रहा हूँ मैं। क्लोज लाइन इंटीग्रल 0 होता है, मैंने पार्ट में ब्रेक करके ऐसा कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले देखिएगा फर्स्ट वाले मीडियम में क्या है, कंडक्टर है। जो कंडक्टर है, अगर ये कंडक्टर बार है ऐसे इस तरह से, अगर मैं नीचे ये भी मान के चलूँ कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जहां से आ रहा होगा, मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रहा होता है, पॉजिटिव चार्ज से। कहां पे जा रहा होता है, कहां पे रहा है, यहीं पे तक जा रहा है या आगे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है, तभी तो मैंने सेकंड मीडियम में बात कर रहा हूँ, तो नेगेटिव चार्ज यहीं पर है, यहाँ सरफेस पर नहीं है नेगेटिव चार्ज। ये फर्स्ट मीडियम है कंडक्टर, ऊपर डायइलेक्ट्रिक है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये कंडक्टर कनेक्टेड कंडक्टर है या आइसोलेटेड कंडक्टर है? कंडक्टर दो तरीके से हमने डिस्कस किया ना फील्ड्स में, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये कंडक्टर कनेक्टेड होता जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां तक जा रहा हो, और कोई ऐसे भी बोले कि जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां से आ रहा हो, हालांकि ऐसा कुछ बोला नहीं, हो सकता है वो कहां पर हो, कुछ भी पता नहीं है हमें उसके बारे में, तो इसलिए आइसोलेटेड कंडक्टर है। अब आइसोलेटेड कंडक्टर में ये कंडक्टर आइसोलेटेड है,
आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए तो हमने ये देखा था ना कि अगर किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड में, भयंकर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर प्लेस कर दिया जाए इस आइसोलेटेड कंडक्टर को, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। याद आ गया होगा, एक सरफेसेस पर चार्ज गैदर हो जाते थे, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देता था, याद आया होगा ना। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो फर्स्ट मीडियम के अंदर, क्योंकि ये कंडक्टर है, आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। E1 मैंने बोल तो दिया ये है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पुरानी कुछ बातें याद आ गई हमें, उनके हिसाब से E1 जीरो होना चाहिए। बना दिया है मैंने, लेकिन होगा ये जीरो। अगर ये जीरो है तो इसका जो ये मैग्नीट्यूड दिख रहा है ये जीरो होना चाहिए। अच्छा, E1 जीरो है तो E1 का टेंजेंशियल कंपोनेंट और नॉर्मल कंपोनेंट भी जीरो होना चाहिए। तो जहां कहीं पे मुझे E1 की जरूरत पड़ी सॉल्व करते टाइम पे, वो जीरो लिया जाएगा, E1T और E1N जीरो लिए जाएंगे। सेकेंड मीडियम डाइलेक्ट्रिक है, वहां कुछ हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। चलिए हम सबसे पहले AB वाले पार्ट के लिए देखेंगे। तो E1 की बात करेंगे, E1 तो जीरो है इसलिए तो जीरो हो जाएगा, E1 बोलेंगे, E1 जीरो है। सेकंड BC के नीचे वाले पार्ट, BX वाले पार्ट के लिए बात करेंगे तो E1 बात करेंगे, E1 जीरो है इसलिए छोड़ो। XC के लिए बात करेंगे, और XC के लिए क्या बोलेंगे आप, E2 का E2N, XC के सेम डायरेक्शन में, E2T परपेंडिकुलर में, E2T खत्म हो जाएगा, केवल E2N रह जाएगा। तो XC वाले के लिए E2N आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ करेंगे तो ये H/2 आ जाएगा। ऊपर वाला पार्ट H का हाफ होगा ना, तो H/2 ऐसा आ जाएगा। नेक्स्ट CD के लिए तो E2 बोलेंगे, E2 का E2T मीन्स नेगेटिव के साथ आ जाएगा। ये पुरानी चीजें जल्दी जल्दी मैं करता चल रहा हूं, जो पिछली बार किया है हमने डायलेक्ट्रिक सेम वही तो कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, माइनस होकर के, और लेंथ L। नेक्स्ट DA का ऊपर वाले पार्ट के लिए आ जाएगा E2N, बट अपोजिट में इसलिए नेगेटिव ऑफ E2N H/2, और नीचे वाले पार्ट में तो E1 आएगा, E1 जीरो है इसलिए कुछ नहीं, जीरो। देखें अगर तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, ये रह गया E2T विद नेगेटिव इनटू L इक्वल टू जीरो। तो यहां से E2T भी तो जीरो आ जाएगा। कंक्लूजन क्या निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया, अगर कोई कंडक्टर है तो कंडक्टर आइसोलेटेड है ही, डाइलेक्ट्रिक के साथ अगर इंटरफेस बना रहा है तो आगे तक कनेक्टेड हो ही नहीं सकता, बीच में डाइलेक्ट्रिक आके उसको आइसोलेटेड कर ही रहा होगा। तो कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इस वजह से जो सेकेंड मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो बात नहीं कर सकते, लेकिन उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट भी जीरो होगा। E2T तो जीरो है, अगर E2N भी जीरो आ जाए तो E2T और E2N का एडिशन ही तो E2 है, तो E2 भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अभी E2T हमने कैलकुलेट किया है, E2N के लिए सेकंड बाउंड्री कंडीशन से कुछ आएगा, याद आ रहा होगा ना। दूसरी कंडीशन नॉर्मल कंपोनेंट के बारे में बताती थी, उसको देखते हैं क्या बन के आता है उससे रिजल्ट। चलिए देखेगा, हम इस तरह से ब्रेक करते रहे। टॉप वाले पार्ट के लिए अगर देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग आप समझ सकते हो, D होगा, D2 का D2N वाला पार्ट आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, D2N इंटू इंटीग्रल ऑफ सरफेस एरिया करोगे तो टोटल एरिया A टोटल एरिया कंसीडर करके चल रहे हैं। वही पिछली बार जो केस किया है हमने, सेम वही। अगर बॉटम की बात करें तो D1 आएगा, D1 तो E1 से रिलेटेड होगा, एप्सिलॉन 1 ऑफ E1, और E1 क्या है, जीरो, इसलिए D1 जीरो होगा, D1 जीरो होगा इसलिए D1N D1T सब जीरो होंगे, तो ये तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। सिलेंड्रिकल में क्योंकि H टेंस टू जीरो था इसलिए टोटल एरिया जीरो होगा, तो इसके लिए रिजल्ट इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। इक्वल टू चार्ज एनक्लोज, चार्ज एनक्लोज आपको समझ में आ गया था, सिलेंडर में सरफेस पर जो चार्ज है वो चिपक के इसमें पकड़ा हुआ है, एनक्लोज किया हुआ है ρS इंटू A, D2N इक्वल टू ρS। यहां से आप E फाइंड करना चाह रहे हो, D नहीं, मैं ये डायग्राम को जस्टिफाई करना चाहता था E। तो D इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ E होता है, एप्सिलॉन 2 हो जाएगा सेकंड मीडियम में, एप्सिलॉन 2 ऑफ E2N इक्वल टू रो ऑफ S। यहां से ये कंडीशन बन के आएगी, सॉरी ये E2N है, E2N इक्वल टू ρS बाय एप्सिलॉन। अगर ये भी जीरो हो जाता तो हम कहते हैं सेकंड मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं, लेकिन ये कुछ आ रहा है, और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। किधर की तरफ आ रहा है, ऊपर ये E2N आ रहा है। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, कंडक्टर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, कंडक्टर के बाहर जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसमें बाउंड्री पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड्री से इस तरह से, ये E2N नॉन जीरो है, E1T जीरो है। अगर मैं कहूं कि ये फील्ड ऐसा है फिर तो ये भी आएगा ना इसका, बट ये जीरो है। अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ये जीरो है। मैं अगर बात करूं तो और कम हुआ है, लेकिन ये जीरो होना चाहिए, तो केवल और केवल ऐसा होना चाहिए। भाई जब तक ये कुछ नॉन जीरो है तब कुछ झुकाव के साथ हो सकता है, लेकिन जीरो हो अगर ये तो ऊपर जाना चाहिए। मींस कंडक्टर के साथ अगर कोई डाइलेक्ट्रिक का इंटरफेस बनेगा तो डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाउंड्री पर, और वो उस कंडक्टर इंटरफेस से परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर आउटवर्ड आ रहा है, कभी इनवर्ड भी हो सकता है क्या,
समझते हैं एक बार, पुरानी चीजें याद करते हैं। हमने समझा था एक कंडक्टर आइसोलेटेड प्लेस्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरह से आ रहा है, सरफेस पर चार्ज गैदर हो जाता था, यहां पर नेगेटिव चार्ज गैदर होता था, याद आ रहा होगा, और यहां पॉजिटिव चार्ज गैदर होता था। यहां पर कोई सरफेस पर कोई चार्ज गैदर नहीं होता था, या इस सरफेस पर कोई चार्ज गैदर नहीं होता था। अगर सरफेस पर कोई चार्ज गैदर ना हो, इसी में स्पेशल केस कहूं मैं, इफ सरफेस इज चार्ज फ्री, देन उस केस में रो एस जीरो होगा तो E2n क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। E2n जीरो हो जाएगा तो फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा ही नहीं। अगर सरफेस पर चार्ज नहीं है तो उस सरफेस के इधर जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो परपेंडिकुलरली बाहर जा रहा है ना परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। लेकिन अगर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। देखना यहाँ पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, अगर सरफेस पर पॉजिटिव है तो ये ठीक है, लेकिन सरफेस पर अगर नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव, ये आउटवर्ड नहीं बल्कि इनवर्ड हो रहा होगा। तो रिलेशनशिप यहीं से है, समझना। हमने जो कैलकुलेशन किया वो आउटवर्ड के हिसाब से आ रही है, लेकिन ये रो एस में साइन अगर नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव सरफेस पर चार्ज हो, तो फिर हमने जो कैलकुलेशंस किया उनका अपोजिट बोलेगा, अपोजिट बोलेगा मींस परपेंडिकुलरली इनवर्ड हो जाएगा। कंक्लूजन आप नोट लिख सकते हैं, आप ये अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, डेरिवेशन, फाइनल रिजल्ट जो बन के आ रहा है वो लिख लीजिएगा। इफ देयर इज ए कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस, देन in the conductor there is no electric field, and at the boundary in the dielectric electric field is always normal to the interface. If surface is positively charged, then it is normally outward. If surface is negatively charged, then it is normally inward. And if surface is charge free, then there is no electric field in dielectric as well. क्लियर हुआ होगा बात। कंक्लूजन यहां से एक चीज और समझ में आ रहा है, अगर डाइलेक्ट्रिक में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आउट होकर के जा रहा है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होगी, और इसकी स्ट्रेंथ हल्की फुल्की है तो चार्ज डेंसिटी भी कम होगा। आप समझ सकते हो, ये जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ का ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्सटर्नल, उतना ज्यादा सरफेस पर चार्ज गैदर हो रहा होता है ना। ऐसे अगर वो इनवर्ड आ रहा है तो जितना ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा उतना सरफेस पर चार्ज गैदर हो रहा होगा। चार्ज डेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड जो नॉर्मली आउटवर्ड इनवर्ड है वो रिलेट हो रहा है। इसी में आप समझना, अगर कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक की बजाय कंडक्टर और दूसरा मीडियम फ्री स्पेस हो जाए, ये थर्ड, ये सेकंड था इससे पहले, अब हम थर्ड समझ रहे हैं। अगर ऐसा इंटरफेस बन के आ जाए तो फ्री स्पेस जो होगा उसमें फर्क बस इतना सा होगा कि उसका जो एप्सिलॉन है वो अब एप्सिलॉन 2 जो है उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट। तो इसी रिलेशनशिप में बस ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि E2n क्या हो जाएगा, रो एस बाय एप्सिलॉन हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर है। यहां पर अगर एंगल्स की बात करें, एंगल्स क्या होता है तो आप बोलोगे θ1 तो होता ही नहीं है क्योंकि यहां तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है कंडक्टर में, और θ2 क्या होता है क्योंकि ये जो है एक्चुअल में इस तरीके से नॉर्मल डायरेक्शन में, तो θ2 जीरो होता है क्योंकि नॉर्मली आउटवर्ड ही होता है। चलिए ये बाउंड्री कंडीशंस हमने समझी हैं। बाउंड्री कंडीशंस को कैसे यूटिलाइज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, वो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं बताऊंगा। बाउंड्री कंडीशंस डायरेक्ट इस तरह से पूछेगा नहीं आपसे, बाउंड्री कंडीशंस क्या है वो आगे की डेरिवेशंस में यूज में आएंगी, और बाउंड्री कंडीशंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के यूज में आएंगी। तो न्यूमेरिकल में इसको कैसे यूटिलाइज करना होगा, हमें कहाँ किस तरह से ये यूज में आएगी बाउंड्री कंडीशंस, वो न्यूमेरिकल डिस्कस करने के साथ देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में यही चीज हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।